ये कौन थे? ये थे नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी आरएसएस के सबसे प्रिय क्रिमिनल, जो कि अपने आप को मीडिया का व्यक्ति बताते हैं या अपने आप को जर्नलिस्ट बताते हैं। मैं उन्हें क्रिमिनल कहता हूं। अब दूसरी तरफ जेड है, जुबैर सरकार के खिलाफ वो असली जर्नलिस्ट थे या हैं, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी रखते हैं और सरकार के आगे घुटने नहीं टेकते। जुबैर के ऊपर कोई भी ऐसी धारा नहीं लागू होती थी जो अरेस्ट करने लायक हो, बेल देने लायक ही सारी थी, और उसके बावजूद भी उसे इतने सारे दिन, करीबन 1-1.5 महीना जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। तो ये ए और जेड में कौन सा कनेक्शन है? ए को फेवर किया गया और जेड का नुकसान किया गया। प्रधानमंत्री देश की जनता के नौकर होते हैं, वो जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई वो ऐसे बड़ी तीरंदाजी या बहुत बड़ा कोई वो महान कार्य नहीं करते, एक सर्विस है। उसी तरीके से जजेस भी एक सर्विस कर रहे हैं, कौन सा एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर? वो मोदी जी के पद चिन्हों पे क्यों चल रहे हैं, हर जगह कैमरे के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? ये है सवाल। कैमरे के पीछे कौन दौड़ता है? जिसे अपना असली चेहरा छुपाना हो। रिटायरमेंट से पहले सीजेआई लगातार चर्चे में है, लगातार कई अखबार चैनलों को और मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने अभी जो बयान सबसे ज्यादा चर्चा में, उन्होंने कहा है कि हमने A to Z को जमानत दी है, जिसमें अर्नब से लेकर के जुबैर तक शामिल है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, व्यक्ति को देख के बयान नहीं देखे जाने चाहिए, बयान को देख के व्यक्ति देखा जाना चाहिए, ये ज्यादा उचित रहेगा। तो मेरा जो भी व्यक्ति हिंदू या मुसलमान करता है, किसी भी अपने क्रियाकलाप को या अपनी गतिविधि को या किसी भी एक फिनोमिना को या किसी भी एक चीज को डिस्क्राइब करता है हिंदू और मुसलमान की जबान में, वो सीधा सीधा आरएसएस का एजेंट होता है या आरएसएस का पेड वर्कर होता है। मेरा ये मानना रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली, और मुझे बड़ा धक्का लगा कि ये जो चंद्रचूड़ साहब की स्टेटमेंट है, ये भी उसी कैटेगरी में आ जाती है कि जो कि आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स करते हैं दिन रात, और ट्रेंड एजेंट स्लीपर सेल्स भी करते हैं दिन रात। और इसके लिए आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें खुद मुस्लिम लीडर्स बहुत सारे हैं जिनको मैं बार बार क्रिटिसाइज करता रहता हूं, और जो दूसरे बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं वो भी एक तरह की बात करते हैं, वो हिंदुओं की बात करते हैं, और जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो मुसलमानों की बात करते हैं। बहुत सारे हमारे पत्रकार भी हैं जो सिर्फ हर चीज को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंट ही होते हैं, मेरा तो इसमें ये मानना है। अब दूसरी एक बात ये है कि ए से जेड का एग्जाम्पल तो दे दिया ये, लेकिन जैसे नर्सरी के बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए A to Z बोल दो, वो उन लोगों के लिए तो ठीक है जो छोटे बच्चे हैं, जो इस बात की मीनिंग नहीं समझेंगे। लेकिन जब कोई एक जज ऐसी बात करे तो A to Z करने में उनका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हर प्रकार के व्यक्तियों को बेल दी। और अब A और Z में ही फर्क देख लीजिए, मैं बाकी चीजों की तो बात बाद में करूंगा। ए कौन थे? ये थे नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी आरएसएस के सबसे प्रिय क्रिमिनल, जो कि अपने आप को मीडिया का व्यक्ति बताते हैं या अपने आप को जर्नलिस्ट बताते हैं। मैं उन्हें क्रिमिनल कहता हूं। तो एक तरफ तो वो थे जिनके ऊपर इल्जाम थे कि जिनकी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई या हत्या हुई या आत्महत्या की, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगता है। एक तरफ तो ए के ऊपर, अर्नब के ऊपर ये, और इस तरफ पुलिस की सारी मदद मौजूद थी। ये केस महाराष्ट्र में फाइल हुआ था, और जितने भी केसेस जहां जहां भी हुए उनके खिलाफ, वो सारे के सारे केंद्र की सरकार पूरी ताकत लगा के उनको बचाने में लगी हुई थी। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको मजबूती के साथ इन्वेस्टिगेशन करने को ही तैयार नहीं थी, बल्कि केस को हल्का बनाने के लिए सब लोग तैयार थे। तो ये हो गए। और वो अब जिनके ऊपर मृत्यु से कनेक्टेड, ह्यूमन मृत्यु से, इंसानी हत्या से या इंसानी मौत से कनेक्टेड चार्जेस थे, वो कितने दिन अरेस्ट रहे? एक भी दिन वो जुडिशियल कस्टडी में भी नहीं गए, उनको तुरंत बेल दिल गई और ब्लैंकेट मिल गई कि कहीं भी कुछ भी होगा तो इनको बेल दे दी जाएगी, सब के सब एक जगह आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ जेड है, एक तरफ तो हल्के से हल्का चार्ज लगाया गया होगा भारी से भारी जुर्म करने के बाद भी ए के ऊपर, अर्नब के ऊपर। दूसरी तरफ जुबैर है, जुबैर सरकार के खिलाफ वो असली जर्नलिस्ट थे या हैं, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी रखते हैं और सरकार के आगे घुटने नहीं टेकते, और वो सरकार की, ऐसी सरकार की जिसमें अमित शाह साहब जैसे होम मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर खुद ही तरह तरह के मुकदमे लगते आ रहे हैं, जिनके ऊपर लगे हैं, जिनके ऊपर यह भी इल्जाम लगा है कि उन्होंने अपने मुकदमे अपनी ताकत के बल पे, नरेंद्र मोदी जी की ताकत के बल पे, क्योंकि वो उन्हीं के लिए सारा काम करते थे, मोदी जी के लिए,
अपनी ताकत के बल पे मुकदमे रफा दफा करा लिए और उनसे बहुत दहशत खाते हैं पूरे देश में लोग, और अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि कनाडा से तो उनके लॉरेंस बिश्नोई भी ऐसा नजर आ रहा है कि वही उनके इशारे पे काम करता है, लॉरेंस बिश्नोई। तो अब कोई भी पुलिस का अधिकारी जुबैर के खिलाफ तो मजबूत से मजबूत केस बनाएगा, हालांकि उसने कोई जुर्म भी ना किया हो। तो ये सारे के सारे मजबूत केस बनाने के बाद भी जुबैर के ऊपर कोई भी ऐसी धारा नहीं लागू होती थी जो अरेस्ट करने लायक हो, बेल देने लायक ही सारी थी, और उसके बावजूद भी उसे इतने सारे दिन, करीबन 1-1.5 महीना जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। तो ये ए और जेड में कौन सा कनेक्शन है? ए को फेवर किया गया और जेड का नुकसान किया गया, मुझे तो ये नजर आता है। तो सीजेआई के कहने का मतलब है कि हमने सबको एक तराजू में रखा है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया है। अभी मैंने वही तो बताया आपको, एक के खिलाफ तो जाहिर था झूठे केस बनाए गए, सख्त से सख्त भी इल्जाम लगाने के बाद भी कोई भी धारा ऐसी अमित शाह जी की, आरएसएस की, बीजेपी के इशारे पे काम करने वाले भ्रष्ट अधिकारी पुलिस के नहीं लगा पाए जुबैर साहब के खिलाफ, क्योंकि कोई ऑफेंस बनता ही नहीं था ना उनके खिलाफ, तो जीरो बनता था। जबरदस्ती बनाने के बाद भी कोई ऑफेंस ऐसा नहीं बना कि जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट करने की ताकत पुलिस को आ जाए। ये मैं बता रहा हूं, तो कौन सा बराबर के तराजू में? अर्नब के खिलाफ इतना सीरियस चार्ज जो मैंने आपको खुद बताया अभी कि मृत्यु थी, एक व्यक्ति की मृत्यु से कनेक्टेड थे, उनको जो उन्होंने ऐसा एक तरीके से जो इल्जाम थे उन पे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ही कभी नहीं हुई ठीक से, तो कौन सा एक से तराजू में थे? अलग अलग तराजू थे ना, और दोनों को एक तराजू में दिखाने का जो चेष्टा करता है वो ईमानदारी से काम नहीं करता। यही काम चंद्रचूड़ साहब ने किया। कार्यकाल कैसा लगा है आपको, ये बताइए, क्योंकि आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। नहीं, मैं क्या बताऊंगा, वो तो आप जितनी भी मीडिया में उनके बारे में इंटरव्यूज आ रहे हैं, और अभी एक सौरभ दास कारवाने जिसके अंदर जो जर्नलिस्ट हैं, यंग जर्नलिस्ट, उन्होंने स्टोरी की है, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कहा है उनके बारे में, और सच्चाई के तथ्यों के आधार पर कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे तो, मैंने कोशिश की, इंटरव्यू भी नहीं दिया। ये तो वही बात हो गई ना, हमारे जैसे महमूद मदनी, अरशद मदनी, आपको ईमानदार जर्नलिस्ट जाए तो उसे इंटरव्यू देते ही नहीं है, और जो बेईमान और क्रिमिनल्स हैं उनके पास रोज नजर आते हैं। सुदर्शन टीवी वाले तक को अरशद मदनी साहब ने दे दिया इंटरव्यू, अब आप जाके मुझे दिखा दो कोई भी ईमानदार जर्नलिस्ट उसे इंटरव्यू दे दे। तो ये वही काम कर दिया चंद्रचूड़ साहब ने भी। सौरभ दास जो एक ऐसी मैगजीन का जर्नलिस्ट था जिसकी एक रेपुटेशन आज भी मौजूद है, जिसने जज लोया का केस भी एक्सपोज किया था सबसे पहले, जिसमें अमित शाह साहब के ऊपर इल्जामात लगे कि उन्होंने ही जज लोया की हत्या में साजिश की होगी, या वो एक तरीके से बेनिफिशियरी थे, ये सब इल्जाम लगे अमित शाह जी के ऊपर। तो कारवां को तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इंटरव्यू देना चाहिए था चंद्रचूड़ साहब को, तो उन्हें दिया नहीं। तो ये और वो सब क्या लिख रहे हैं उनके बारे में कि चंद्रचूड़ साहब का जो टेन्योर है वो एक तरीके से धोखाधड़ी वाला सबसे ज्यादा है, कि उन्होंने अपनी पिक्चर कुछ बनाई जैसे मोदी जी करते हैं ना, बड़ी पैसे खर्च करके, बहुत एफर्ट करके, बहुत ज्यादा पूरी टीम्स लगा के, एक स्ट्रैटेजी बना के अपनी इमेज तो अच्छी से अच्छी बनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कार्य उसके विपरीत होते हैं। तो यही इल्जामात चंद्रचूड़ साहब के ऊपर लग रहे हैं कि उन्होंने भी एक तरीके से धोखाधड़ी से अपनी जनता को धोखा दिया, अपनी इमेज तो ऐसी बनाई कि मैं बहुत लिबरल और अच्छा जज हूं, लेकिन जो उनके जजमेंट्स आए, और जो उन्होंने जजमेंट भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ देते जजमेंट्स को, लेकिन जो उन्होंने जज रहते हुए, जज के पद पे रहते हुए अब प्राइवेट लाइफ में अपनी जो काम किए हैं वो तो इतने घोर निंदनीय है कि शायद इससे पहले किसी भी जज ने ऐसे ऐसे काम किए ही नहीं होंगे। तो वो जनता की नजर में, और जितने भी लोगों ने पब्लिक डोमेन में उनके बारे में विचार रखे हैं, ये एक बात बहुत स्पष्टता से कही है कि इनसे ज्यादा बुरा व्यक्ति आज तक कोई चीफ जस्टिस के पद पे नहीं पहुंचा। लेकिन एक चीज है, जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि मीडिया में गलत तरीके से नैरेटिव सेट किया गया है, अब आप उनको धोखाधड़ी का बता रहे हैं, कई ऐसे लोग बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत दी, वहां पे चीफ जस्टिस अच्छे व्यक्ति बैठे होंगे तभी वो इस तरह की केसों की सुनवाई कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को जमानत देने से कोई अच्छा या बुरा हो जाता है, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात यह है कि जजेस को हम एक तरीके से, हम सब लोगों की परसेप्शन भी बहुत ठीक होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री देश की जनता के नौकर होते हैं, वो जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई वो ऐसे बड़ी तीरंदाजी या बहुत बड़ा कोई वो महान कार्य नहीं करते, एक सर्विस है। उसी तरीके से जजेस भी एक सर्विस कर रहे हैं, कौन सा एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर? क्या जनता ने जाके उनके साथ गिड़गिड़ाए थे कि आप जज बन जाओ प्लीज? नहीं कहा था ना कि जनता ने जाके कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि चंद्रचूड़ साहब के घर
के बाहर प्रदर्शन होते होंगे कि आपको जज बनना ही पड़ेगा, प्लीज आप जज बन जाओ। बल्कि जो हमारे एक जज साहब हैं जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट से ही हुए, काटजू साहब, उन्होंने तो कहा जब ये चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक इंटरव्यू में अपने, ये तो हर हफ्ते दिल्ली भाग के आते थे अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कराने के लिए, लॉबी करने के लिए। तो ये तो काटजू साहब कह रहे हैं उनके बारे में। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कम से कम काटजू साहब की बातों से या उनके इंटरव्यू से ये तो साबित हो गई बात कि जनता ने उनसे गुहार नहीं लगाई थी जाके कि आप प्लीज जज बन जाओ, बल्कि वो बार बार जाके अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की चेष्टारत रहते थे। तो अब जब वो इतनी ज्यादा काटजू साहब के लफ्जों में मेहनत करके या जो भी करके वो जज बने हैं, तो उनको जज बन के रहना चाहिए ना, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं अगर उन्होंने किसी को बेल दिया नहीं दी, अपनी ड्यूटी कर। कह रहे हैं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला सुनाया तो सबने खूब तारीफ की, वो अब कह रहे हैं, सीजीआई कह रहे हैं कि न्यायपालिका का स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना। तो ये भी नहीं है ना कि सरकार को कानून तोड़ के बार बार बचाना, ये भी तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो ये भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि कोई वो इतना बड़ा एहसान कौन सा कर रहे हैं देश की जनता पे, उन्हें सीधे सीधे अपना काम करना चाहिए था ना। वो मोदी जी के पद चिन्हों पे क्यों चल रहे हैं, हर जगह कैमरे के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, ये है सवाल। कैमरे के पीछे कौन दौड़ता है, जिसे अपना असली चेहरा छुपाना हो। और मोदी जी तो आपको पता ही है, कैमरा तो उनकी जान है। जो राहुल जी ने भी एक चीज के बारे में बोला है, राजा की जान तोते में है, वो सही है, चुनाव की मशीनों में है, लेकिन एक चीज में और है राजा की जान, वो है कैमरे में। फोटो कैसा आना चाहिए, वही अच्छी या बुरी आदत चंद्रचूड़ साहब को भी है। तो ये बहुत ही बुरी और खतरनाक बात है। चलिए मोदी जी तो फिर भी उनको अलाउड है कैमरे से प्यार करना, चंद्रचूड़ साहब को तो मना है। 1997 में फुल कोर्ट में बैठ के जजेस को किस तरीके से अपनी निजी जिंदगी में और अपने सरकारी कामों की जिंदगी में कैसे बिहेव करना है, उसकी हर जो प्रोविजन है उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया चंद्रचूड़ साहब ने। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कपिल सिब्बल साहब से भी बहुत सख्ती से इस बात को कह रहे हैं कि आप इनको फेयरवेल मत दीजिए। कम से कम ऐसा करने से आने वाले तो जजेस थोड़ा सा रिलक्टेंट रहेंगे कि अगर हमने भी ये सब गतिविधियां की जो चंद्रचूड़ साहब ने की हैं, और वो लंबी फहरिस्त है, अगर आप कहें तो मैं गिनवा भी सकता हूं, तो हमारे साथ भी ये होगा, हमें लोगों की नाराजगी और लोगों की घृणा झेलनी पड़ेगी, लोग हमें फेयरवेल भी नहीं देंगे। लेकिन कपिल सिब्बल साहब तो कपिल सिब्बल साहब है, उनको भी कैमरा बहुत प्रिय रहता है हमेशा। वो भी बहुत अपने कोर्ट के काम को छोड़ के कैमरे के चक्कर में ही पड़ गए वो भी पूरी तरीके से। तो अब देख लीजिए, एक कहावत है अंग्रेजी में, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर जो है फ्लॉक टुगेदर। तो अब बात वही है, कपिल सिब्बल साहब को, मोदी जी को, चंद्रचूड़ साहब को एक चीज करनी है कि हम अच्छे नजर आए, भले ही हम अच्छा काम करें या ना करें। कपिल सिब्बल साहब से इस वक्त लॉयर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं इस बात से लेके कि उन्होंने चंद्रचूड़ साहब को कोई भी इस प्रकार की अनैतिक गतिविधि करने से रोकने की जिम्मेदारी जो चेक एंड बैलेंस में है वो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की होती है, बार की होती है। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उन्होंने इसकी तरफ एक कदम भी उठाया हो। इन्होंने भी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस का ध्यान दिया कि मेरे जजेस से संबंध खराब ना हो जाए, अपनी जो ड्यूटी है जिस पद पे बैठे उससे कॉम्प्रोमाइज कपिल सिब्बल साहब